दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 4 अगस्त 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे क्या हमास रेड क्रॉस को होस्टेज तक मदद पहुंचाने देगा। आखिर क्यों नेतन्याहू सिर्फ जंग के जरिए ही होस्टेज छुड़ाना चाहता है। क्या ईरान की नई डिफेंस काउंसिल इसराइल से जंग की तैयारी का इशारा है। यमन के पास समुद्री हादसे में डूबे 68 लोगों को क्या बचाया जा सका। क्या गजा में 22,000 ट्रक बॉर्डर पर खड़े रहने के बाद भी लोग भूख से मर रहे। और क्या सीरिया में आईएस फिर बढ़ा रहा है अपना दबदबा। तो ये थी कुछ हेडलाइंस सवालों के साथ। इनके अलावा कई और खबरें होंगी। इन सवालों के जवाबों के अलावा आज सब मिक्स्ड खबरें रहेंगी। गजा फिर कहीं और फिर गजा वगैरह। हमास ने रेड क्रॉस के जरिए इसराइली होस्टेज तक मदद पहुंचाने की मंजूरी दे दी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। हमास ने इतवार को कहा कि वो रेड क्रॉस के साथ मिलकर गजा में मौजूद होस्टेजेस तक राहत पहुंचाने को तैयार है, बशर्ते इसराइल कुछ हमारी शर्तें माने। ये बयान उस वीडियो के बाद आया जिसमें एक इसराइली होस्टेज एव्यातर डेविड बहुत दुबली पतली हालत में अपनी ही कब्र खोदता हुआ दिखा, फावड़े से, बेलचे से। हमास ने साफ कहा कि रेड क्रॉस के साथ किसी भी मदद का ताल्लुक इस बात पर डिपेंड करता है कि इसराइल इंसानी मदद के लिए रास्ता हमेशा के लिए खोले और गजा पर एयर स्ट्राइक्स तब तक पूरी तरह रोकी जाएं जब तक राहत बट रही हो। इसराइली अफसरों के मुताबिक अभी भी 50 होस्टेजेस गजा में मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ 20 के जिंदा होने का अंदाजा है, सबूत भी नहीं, अंदाजा। अब तक हमास ने किसी भी इंसानी तंजीम को, किसी भी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन को होस्टेजेस तक पहुंचने की इजाज़त नहीं दी थी। उनके घर वालों को भी उनके हालात के बारे में कुछ मालूम नहीं है। ये पहली बार है कि हमास ऑर्गेनाइजेशंस को होस्टेजेस तक पहुंचाने की इजाज़त दे रहा है। हमास ने होस्टेज एव्यातर डेविड का लगातार दूसरा वीडियो जारी किया था। इसमें डेविड बेहद कमज़ोर हालत में खुदाई करता हुआ नजर आ रहा है और वीडियो में कहता है कि वो अपनी ही कब्र खोद रहा है। वीडियो में कैमरा पकड़ने वाले शख्स का हाथ नॉर्मल नजर आता है, यानी हमास के किसी लड़ाके का। जब डेविड की हालत बहुत नाजुक दिख रही थी तो हमास के लड़ाके का हाथ मजबूत नजर आ रहा था। इसको लेकर बवाल हो गया। इस वीडियो पर फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे मुल्कों ने नाराजगी जताई। इसराइली फॉरेन मिनिस्टर ने तो यहां तक कह दिया कि मंगल को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस मसले पर एक खास मीटिंग होने जा रही है। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उसने रेड क्रॉस से मांग की है कि वो इसराइली होस्टेजेस को इंसानी मदद पहुंचाए। गजा में भूख से लाखों लोग दोस्तों तड़प रहे हैं, सैकड़ों दम तोड़ चुके हैं। और उसी बीच जब भूख से कमजोर दिख रहे एक इसराइली होस्टेज की तस्वीर सामने आई तो पूरी दुनिया हिल गई और नेतन्याहू भी हिल गया, जो कल तक कह रहा था कि गजा में भुखमरी जैसी कोई चीज नहीं है। आज वो रेड क्रॉस से मदद पहुंचाने की बात कर रहा है। वैसे हमास ने होस्टेजेस तक जो मदद पहुंचाने की मंजूरी दी है, उसमें मुझे थोड़ा शुबा है कि कहीं मोसाद या शिनबेद के एजेंट्स या मदद के नाम पर सामानों के साथ कुछ जासूसी इक्विपमेंट्स हमास की सुरंगों में ना पहुंच जाएं। फिलहाल बढ़ते आगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि फौज की फतह से ही आज़ाद होंगे होस्टेजेस, यानी सीजफायर का कोई चांस नहीं है। और नेतन्याहू के इस बयान पर होस्टेजेस के घर वाले भड़क उठे हैं, क्योंकि इसमें साफ साफ इशारा है कि मिलिट्री के दम पर ही होस्टेजेस को वापस लाएंगे। कोई डील, कोई निगोसिएशन, कोई मुआहदा, कुछ नहीं। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो गजा में एक फैसला कुन फौजी फतेह, यानी कि एक डिसाइसिव फौजी फतेह के जरिए ही होस्टेजेस को छुड़ाना चाहता है। मगर इस ऐलान से होस्टेजेस के घर वालों में बेचैनी और गुस्सा दोनों बढ़ गया है। हेब्रू मीडिया के हवाले से एक डिप्लोमेटिक सोर्स ने बताया कि नेतन्याहू की टीम को अब यह यकीन हो चुका है कि हमास किसी डील में दिलचस्पी नहीं रखता। इसीलिए अब जोर सीजफायर या डील पर नहीं बल्कि फौजी दबदबे पर है। होस्टेजेस के रिश्तेदारों ने इस सोच को धोखा और स्कैम करार दिया है। उनका कहना है कि हुकूमत सिर्फ जंग को बढ़ाकर सब कुछ छिपा रही है। एक वीडियो में नेतन्याहू ने 2 होस्टेजेस की बेहद दर्दनाक हालत देखकर हैरानी जताई, जबकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो पहले से ही उनकी हालत से वाकिफ था। नेतन्याहू अब फौजी एक्शन के साथ साथ इंसानी मदद पहुंचाने की भी बात कर रहा है, मगर ये साफ नहीं कि इस प्लान पर अमल कैसे होगा और क्या इससे होस्टेजेस वाकई छूट जाएंगे या हालात और ज्यादा बिगड़ जाएंगे।
अब बीच में बात ईरान की। ईरान ने एक नई नेशनल डिफेंस काउंसिल के क़याम का ऐलान किया है जो मुल्क की मिलिट्री स्ट्रैटेजीज और डिफेंस तैयारियों का सेंट्रल रिव्यू करेगी और उन्हें मजबूत बनाएगी। इसके साथ ही ईरान ने एक बार फिर इसराइल से दोबारा जंग छिड़ने के आसार जताए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक ये काउंसिल ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए मंजूर की गई है। इस काउंसिल की सदारत प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान करेंगे। आप समझ सकते हैं ये बड़ी काउंसिल है। इसमें ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर, जुडिशरी के हेड, टॉप मिलिट्री कमांडर्स और कुछ अहम वजारतों के यानी मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर्स शामिल होंगे। इसी दिन ईरानी आर्मी के चीफ जनरल अमीर हातमी ने एक बार फिर इसराइल से जारी खतरों को सीरियस बताया और कहा कि अगर दुश्मन से सिर्फ 1% खतरा भी हो तो हमें उसे 100% की तरह लेना चाहिए। हमारी मिसाइल और ड्रोन ताकत पूरी तरह अलर्ट हैं और किसी भी वक्त एक्शन के लिए तैयार हैं। ये बयान और वो जो क़याम हुआ है उसे आप जोड़ लीजिए। कुछ गड़बड़ चल रहा है ईरान इसराइल के बीच और किसी बड़ी जंग की तैयारी दोनों तरफ चल रही है। खैर, हम बढ़ते हैं आगे। यमन के पास समंदर में एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 68 लोगों की मौत हो गई, दर्जनों अब भी लापता हैं। यमन के पास समंदर में एक नाव पलट गई। हादसे में 68 लोगों की अभी तक हमने आपको बता दिया कि खबर है मारे जाने की। 157 लोग सवार थे इस नाव में। 68 मारे गए, 12 को जिंदा निकाला गया, बाकी सब लापता। तलाश चल रही है। IOM का कहना है कि हालात बहुत खराब हैं। लोगों को लग रहा है कि शायद ही कोई जिंदा बचे, या बचा भी तो कोई बहुत कम तादाद होगी। खैर, वापस गजा की खबर पर आते हैं। गजा पर इसराइल की बमबारी थमी नहीं है। इतवार को एक बार फिर पूरे इलाके में हमले हुए जिनमें कम से कम 92 लोग शहीद हो गए इतवार को। इनमें से 56 वो थे जो सिर्फ खाना लेने के लिए कतारों में खड़े थे, लाइन में लगे थे। गजा की हुकूमत ने बताया, या हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि 22,000 से ज्यादा राहत भरे ट्रक मिस्र से लगती सरहद पर खड़े हैं। 22,000 ट्रक, मगर इसराइल की वजह से सिर्फ 36 ट्रक ही अंदर आए। कल कुछ और आए, सैटरडे को 36 आए, और इतने में भी भूख ने जान लेना नहीं छोड़ा क्योंकि नाकाफी थे। गजा में बीते 24 घंटों में 6 और लोगों की भूखमरी और कमजोरी से मौत हो गई। गजा के हालात ये हैं कि अस्पतालों में जगह नहीं, दवा नहीं और पेट में खाना नहीं। अब तक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक भूख से मरने वालों की गजा में कुल तादाद 175 पहुंच चुकी है। इनमें 93 बच्चे हैं। अब एक खबर वेस्ट बैंक से जो आपने शायद सुनी हो, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताता हूं, इस पर रिएक्शंस बताता हूं। 2200 से ज्यादा इस्राएली सेटलर्स ने कल अल-अक्सा मस्जिद पर धावा बोला। उनके साथ था बेन गुविर, वो जो अक्सर आग भड़का कर भाग जाता है। कल सुबह अल-अक्सा में फिर एक भड़काऊ हरकत हुई और इसके आज तक रिएक्शन आ रहे हैं, मंडे तक। 2200 से ज्यादा इस्राएली सेटलर्स ने झुंड बनाकर मस्जिद अल-अक्सा के अहाते में धावा बोला, उसमें घुस गए। उनके साथ था बेन गुविर, जिसने इस बार तो हद कर दी। अल-अक्सा के अहाते में खड़े होकर उसने यहूदी दुआएं पढ़ी। बेन गुविर ने पहले नहीं किया था ऐसा। खुलेआम कैमरों के सामने वो दुआएं पढ़ता रहा, वो भी उस जगह जो इस्लाम का तीसरा सबसे मुकद्दस मकाम है। पुलिस की सिक्योरिटी के साथ था, वो कहीं पिटाई ना हो जाए। यानी जो दिल किया वही किया, और स्टेटस को उसे तो जमीन में गाड़ दिया। बेन गुविर की इस हरकत पर तुर्की फट पड़ा। आज रिएक्शन आया। 2 टूक कहा तुर्की ने कि इसराइली लीडरों और सेटलर्स ने जो अल-अक्सा पर धावा बोला वो पूरी इंसानियत की जमीर पर हमला है। तुर्की की हुकूमत ने भी कहा कि अल-अक्सा की हिफाजत और यरूशलेम की मुकद्दस पहचान सिर्फ अरबों का नहीं, इंसानियत का फर्ज है। बढ़ते आगे, सऊदी अरब ने अल-अक्सा में बेन गुविर की हरकत को पूरी तरह से रिजेक्ट किया है। ये कहा है सऊदी अरब ने कि इसराइल इस पूरे रीजन में आग लगाने की कोशिश कर रहा है, सबको भड़काने की कोशिश कर रहा है। इतवार को सऊदी अरब ने कल रात अल-अक्सा को लेकर एक स्ट्रॉन्ग बयान जारी किया, जिसमें साफ कहा गया कि इसराइल की तरफ से की जा रही ये भड़काऊ हरकतें अब हदों से पार होती चली जा रही हैं। सऊदी अरब ने कहा कि इसराइली जो कब्जे वाली टीम है, ऑक्यूपेशन फोर्सेस हैं, उसके कुछ लोग बार बार अल-अक्सा को जानबूझकर छेड़ रहे हैं, और ये सब इस पूरे इलाके में टेंशन बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, पूरे खित्ते में। ये बात उस वक्त सामने आई जब बेन गुविर जैसे लोग जो इसराइल की कट्टर टीम का हिस्सा हैं, कैमरों के सामने आकर मस्जिद के कंपाउंड में यहूदी दुआ पढ़ते दिखे
और इसराइली पुलिस उन्हें कवर दे रही थी। क्या नेतन्याहू इसे निकालेगा? नहीं, इसके दम से तो सरकार चल रही है। तो यूनाइटेड नेशन के चार्टर का क्या कर रहे हैं? बत्ती बना रहे हैं। सऊदी अरब का कहना है कि अगर इसराइल ने अल-अक्सा को यूं ही छेड़ते रहना जारी रखा तो ये आग सिर्फ यरूशलेम तक नहीं रहेगी, इलाका फिर से जल उठेगा। अब बात सीरिया की। सीरिया के मशरकी शहर दीर अज़-ज़ोर में आईएसआईएस ने एक बार फिर से हमला किया। इस हमले में कुर्दिश लेड सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी कि एसडीएफ के 5 अफराद मारे गए। एसडीएफ ने इस बात की खुद तस्दीक की है। याद है कि एसडीएफ वही ताकत है जिसने अमेरिका की मदद से साल 2019 में आईसिस को शिकस्त दी थी, जब दहशतगर्दों ने सीरिया और इराक के बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन अब एक बार फिर आईसिस मिडिल ईस्ट, यूरोप से लेकर एशिया तक में वापसी की कोशिश कर रहा है। दीर अज़-ज़ोर शहर 2014 में आईसिस के कब्जे में चला गया था, जिसे 2017 में एसडीएफ आर्मी ने वापस ले लिया था। अब एसडीएफ चूंकि एचटीएस की हुकूमत का हिस्सा है, तो क्या अल-शरा आईसिस से बदला लेगा? इसराइल से तो नहीं ले पा रहा, आईसिस से तो ले ही सकता है ना। खैर, बढ़ते आगे। हुथीज की कंट्रोल वाली यमन की आर्मी ने ऐलान किया है कि उसकी ड्रोन यूनिट ने इस्राएली ठिकानों पर 3 हमले किए हैं। यह हमला याफा, अस्कलान और हाइफा जैसे इस्राएली इलाकों में किए गए। यमनी आर्म फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने एक बयान जारी करके बताया कि उनके 2 हमले फौजी ठिकानों पर थे इसराइल के, यानी याफा और अस्कलान, जबकि तीसरा हमला हाइफा के बंदरगाह पर किया गया था। यमन की तरफ से ये साफ कहा गया है कि ये ड्रोन हमले गजा में हो रहे कत्लेआम का जवाब है और साथ ही अल-अक्सा मस्जिद की बार बार बेअदबी का भी जवाब है। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपने खबर आखिर तक देखी होगी। जिन्होंने आखिर तक देखी उन्हें मैं कल से सुबह से कहा था, ये जवाब देना लाजिम बनता है, क्योंकि वो बेचैन थे, बेकरार थे, मैसेज, ईमेल्स, ये सब। मेरी वालिदा की तबीयत ख़राब है, मैं उनके पास हूँ, वो एडमिट हैं परसों से, और परसों उनकी सीरियस सी हालत। नाउ शी इज़ नॉर्मल। अभी 1-2 दिन और लगेंगे शायद। उन्होंने जब मुझसे कहा कि अपना काम देखो, और वो मेरी सबसे शानदार व्यूअर हैं। कोई मेरे सारे वीडियो देखे ना देखे, वो देखती हैं। उन्हें बस ये होता है कि मेरा बेटा आज मुझे बोलता हुआ क्या पहना है वो सब दिख गया है। तो उन्होंने कहा कि मुझे वीडियो देखना है। वो बोल नहीं पा रही, फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बहुत हो गया उनके, कई तरह की चीज़ें, लेकिन ठीक हैं, अब रिकवर कर रही। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई अपना काम देखो, तुम्हारे वालिद भी नुकसान नहीं होने देते थे और मैं भी वो नहीं चाहती। तो आज ये वीडियो बनाया, लेकिन क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी मुझे नहीं पता, क्योंकि उनके पास जाना है। तो कम वीडियो आए अगले 2-3 दिन, तो थोड़ा माजरत, लेकिन आपको मजबूरी बताना ज़रूरी थी, क्योंकि वी आर अ फैमिली, आज़ाद बोल इंडिया फैमिली। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। मेरी वालिदा की लंबी उम्र और सेहत के लिए दुआ कीजिए। थैंक यू।